जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार पुलिस की क्लास में। हम लोग रेगुलर खान सर की बुक की पीडीएफ की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े होंगे तो आपको मालूम होगा कि हम लोगों ने सारा सेट कंप्लीट कर लिया है। जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। जितने भी 35 हल प्रश्न पत्र थे जो कि पिछले साल एग्ज़ाम में पूछे हुए थे 2024 में, 2023 में, 2022 में, 2021 में, 2020 में, और पिछले जितने भी साल में बिहार पुलिस की एग्ज़ाम हुई है, जितने भी क्वेश्चन आए थे वो सारे क्वेश्चन का हम लोगों ने हल कर लिया है। अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो आपको मालूम नहीं होगा। अब हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट, जितना भी 20 गो दिया हुआ है, 20 प्रैक्टिस सेट, उसे हम लोग हल करेंगे। आज हमारा प्रैक्टिस पेपर 1 है जो कि जानेंगे इसका और गहराई तरीके से, जो कि इसके साथ में व्याख्या के साथ दिया हुआ है दोस्तों, कि कैसे हुआ था और कब हुआ था, किसके द्वारा हुआ था। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा और क्वेश्चन को समझिएगा, और किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो उसे कमेंट करके बताते चलिएगा, पूछते चलिएगा। ओके ना। तो देखिए एक नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों कि अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे। क्या पूछा दोस्तों, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे। तो कौन थे दोस्तों, तो वाशिंगटन थे। कौन थे, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता वाशिंगटन थे। तो देखिए इसके बारे में और डिटेल से दिया है दोस्तों, व्याख्या के साथ दिया हुआ है, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो सके, आपका एग्ज़ाम में कंफ्यूज नहीं हो सके, ताकि इसलिए दिया हुआ है व्याख्या के साथ। देखिए बोल रहा है कि अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे। जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता थे। ओके ना। हमें आशा कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। 2 नंबर का क्या बोल रहा है, 2 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुँचे। तो कौन व्यापारी पहुँचे दोस्तों, तो पुर्तगाली थे। कौन थे, पुर्तगाली थे, जो कि 15वीं शताब्दी में सबसे पहले हिंद चीन पहुँचे। ओके ना। देखिए इसके बारे में भी और अच्छे तरीके से दिया हुआ है, ताकि बच्चों को कोई कन्फ्यूजन ना रह सके। ओके ना। इसके लिए दिए हैं खान सर। बोल रहा है क्या कि 15वीं शताब्दी में पुर्तगाली व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुँचे। सर्वप्रथम भारत के समुद्री मार्ग की खोज 1498 ईस्वी में पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने की थी। वर्तमान के स्वतंत्र देश वियतनाम, लाओस, कंबोडिया देश हिंद चीन में फ्रांस के अधीन थे। ओके ना। हमें आशा है कि आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा दोस्तों। ओके ना। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगा। आपको इस बार वर्दी का सपना आपका पूरा हो जाएगा दोस्तों। आप लोग अच्छे से ध्यान देकर पढ़ते चलिए, सुनते चलिए। जो जो मैं बात बोल रहा हूँ उसे आप लोग ध्यान लगा कर सुनिए, और चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसा वीडियो आपसे छूटे ना। 3 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी। तो किसने निभाई थी दोस्तों, तो आपका सही आंसर आपका ए हो जाएगा, वल्लभ भाई पटेल ने निभाई थी। किसने दोस्तों, बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका वल्लभ भाई पटेल ने निभाई थी। ओके ना। देखिए इसके बारे में और गहराई से दिया हुआ है और अच्छे तरीके से दिया हुआ है। बोल रहा है क्या कि बारदोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में हुआ। इसमें मुख्य भूमिका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निभाई। यह सत्याग्रह, एक मिनट दोस्तों, क्या हो गया, एक मिनट, हाँ देखिए यहाँ से, यह सत्याग्रह गुजरात में हुआ। गुजरात में किसानों ने जमीन की मालगुजारी बढ़ाने के सरकार के निर्णय का विरोध किया। ओके ना। अच्छे से समझ में आ गया ना दोस्तों। देखिए मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, क्योंकि बीच में कुछ हो गया था, इसलिए आपको समझ में शायद नहीं आया होगा। बोल रहा है क्या कि बारदोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में हुआ। इसमें मुख्य भूमिका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निभाई। यह सत्याग्रह गुजरात में हुआ। गुजरात में किसानों ने जमीन की मालगुजारी बढ़ाने के सरकार के निर्णय का विरोध किया। ओके ना। समझ में आ गया ना कि बारदोली सत्याग्रह की हुआ था और कहाँ हुआ था और किनके द्वारा हुआ था। ओके ना। चलिए
चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा शुरू किया गया था। किनके द्वारा? मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा शुरू किया गया था अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन। ओके ना, इसके बारे में भी और गहराई से जानेंगे। बोल रहा है दोस्तों कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू किया गया था। इस आंदोलन का उद्देश्य अलगाव, नस्ल और रंग के आधार पर अफ्रीकी अमेरिकियों के साथ भेदभाव को समाप्त करना था। ओके ना, समझ में आ गया ना दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके बताते चलिए। 5 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया? तो किस घटना ने जन्म दिया दोस्तों? तो 5 का आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों। फ्रांसीसी की घटना ने दोस्तों राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया। फ्रांस की क्रांति, क्या फ्रांस की क्रांति की घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया। ओके ना, इसके बारे में भी और अच्छे तरीके से जानेंगे। बोल रहा है क्या दोस्तों कि फ्रांस की क्रांति ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया। फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई। इस क्रांति में कहा गया कि देश के लोगों के द्वारा ही राष्ट्र का निर्माण होगा और वे ही इसकी नियति तय करेंगे। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप सत्ता राजतंत्र से मिलकर फ्रांसीसी नागरिकों में हस्तांतरित हो गई थी। ओके ना, समझ में आ गया ना दोस्तों कि फ्रांस की क्रांति के राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म कैसा हुआ था। ओके ना, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका दोस्तों 6 नंबर का। बोल रहा है क्या कि बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य बजाते थे? तो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे दोस्तों बिस्मिल्लाह खां? तो 6 का आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, शहनाई बजाते थे। क्या शहनाई बजाते थे? इसके बारे में भी हम लोग और अच्छे तरीके से जानेंगे। बोल रहा है क्या कि बिस्मिल्लाह खां शहनाई वाद्य बजाते थे। इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। इनका जन्म 1916 ईस्वी में डुमराव बिहार में हुआ व मृत्यु 2006 में वाराणसी में हुई। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा दोस्तों। सवाल आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि बिस्मिल्लाह खां का मृत्यु कब हुआ? तो 2006 में हुआ। सवाल ऐसे भी पूछ सकता है कि बिस्मिल्लाह खां की जन्म कब हुई थी? तो 1916 में हुई थी। सवाल ऐसे भी पूछ सकता है कि बिस्मिल्लाह खां की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो वाराणसी में हुई थी। ओके ना, और सवाल ऐसे भी पूछ सकता है कि बिस्मिल्लाह खां की जन्म कब और कहाँ हुई थी? तो 1916 ईस्वी में जन्म हुई थी दोस्तों, जो कि डुमराव बिहार में पड़ता है। ओके ना, हमें आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, आप एक मेहनत नहीं कर सकते दोस्तों? क्या चैनल सब्सक्राइब नहीं कर सकते? अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं कर सकते ताकि उनका भी इस बार वर्दी पाने का सपना पूरा हो सके? तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को जरूर पूरा देखिए दोस्तों। आप लोग समझिए अच्छे तरीके से, इस बार आपका सपना पूरा जरूर होगा वर्दी का दोस्तों। आप लोग मेहनत करते रहिए। चलिए 7 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों क्या कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? तो 7 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा, कार्ल मार्क्स थे। कौन दोस्तों? साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो कार्ल मार्क्स थे। ओके ना, चलिए इसके बारे में भी हम लोग और अच्छे तरीके से जानेंगे। बोल रहा है कि एक महान दस्तावेज वैज्ञानिक कम्युनिज्म के सिद्धांत के प्रवर्तक कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स ने तैयार किया था। यह 21 जनवरी 1848 को पहली बार जर्मन भाषा में प्रकाशित हुआ। इसे प्रायः साम्यवादी घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता था। ओके ना, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों आपका 8 नंबर का। बोल रहा है क्या कि द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? क्या पूछा है कि द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण था दोस्तों पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण।
क्या था? पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण था द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण। इसके बारे में भी हम लोग और अच्छे तरीके से जानेंगे, समझेंगे दोस्तों, ताकि हम लोगों को एग्जाम में कोई भी कन्फ्यूजन ना हो सके। बोल रहा है दोस्तों कि 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। इसी से यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। कब हुई दोस्तों? 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। इसी से यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। ओके ना? यह युद्ध 1939 से 1945 ईस्वी तक चला। यह युद्ध धुरी राष्ट्र यानी जर्मनी, इटली और जापान तथा मित्र राष्ट्र फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, चीन के मध्य हुआ। ओके ना? दो गुट में लड़ाई हुआ था दोस्तों। कौन कौन सा गुट हुआ था? तो धुरी गुट में, और कौन सा था? मित्र गुट में। धुरी गुट में कौन कौन से देश आते थे दोस्तों? तो धुरी गुट में आते थे जर्मनी, इटली, जापान, और मित्र राष्ट्र गुट में आते थे फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, चीन आते थे। ओके ना? हमें आशा है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो में कोई कमी है दोस्तों तो आप लोग कमेंट करके बताइए। ओके ना? चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 9 नंबर का। बोल रहा है दोस्तों कि द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया? तो किसने आक्रमण किया दोस्तों? तो आपका आंसर आपका बी होएगा, एडल्फ हिटलर ने किया। किसने दोस्तों? एडल्फ हिटलर ने द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण किया, एडल्फ हिटलर ने। ओके ना? इसके बारे में भी हम लोग और अच्छे तरीके से जानेंगे। बोल रहा है क्या कि 1 सितंबर 1939 को जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण किया। इसी से यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। यह युद्ध 1939 से 1945 ईस्वी तक चला। ओके ना? समझ में आ गया ना दोस्तों कि कब से कब तक चला? उसे 1939 से 1945 ईस्वी तक चला। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 10 नंबर का। बोल रहा है दोस्तों कि हमारे सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? तो किस ग्रह को जाना जाता है दोस्तों? तो मंगल ग्रह को। कौन से ग्रह को दोस्तों? हमारे सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? तो मंगल ग्रह को। आइए जान देंगे क्यों जाना जाता है मंगल ग्रह को लाल ग्रह के रूप में। तो चलिए जानते हैं दोस्तों हम लोग। बोल रहा है क्या कि सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। कितने दोस्तों? सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं, जो मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। ओके ना? याद आ गया ना कि क्या क्या होता है? सवाल आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है दोस्तों? तो शुक्र को कहा जाता है। ओके ना? सवाल आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो नीला ग्रह दोस्तों पृथ्वी को कहा जाता है। ओके ना? चलिए सवाल आपसे ऐसे पूछ सकता है कि सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो 8 ग्रह हैं। ओके ना? ऐसे तो इतना इजी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अगर पूछ दिया फिर भी हम लोग को तो तैयार रहना है ना। पूछे या ना पूछे, हम लोग को तैयार तो रहना है, ईश्वर वर्दी पाकर रहना है ना। ओके ना? चलिए 11 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि एल नीनो शब्द है। तो एल नीनो कैसा शब्द है जो आपसे पूछा है दोस्तों? तो एल नीनो है जो कि एक स्पेनिश शब्द है। कैसा शब्द है? स्पेनिश शब्द है। तो स्पेनिश शब्द कैसे है आइए जानते हैं इसके बारे में। बोल रहा है क्या दोस्तों कि उष्णकटिबंधीय प्रशांत के भूमध्य क्षेत्र के समुद्र के तापमान और वायुमंडलीय परिस्थितियों में आए बदलाव के लिए उत्तरदायी समुद्री घटना को एल नीनो कहते हैं। एल नीनो शब्द स्पेनिश भाषा का है। ओके ना? इसलिए इसे स्पेनिश कहा जाता है। ये स्पेनिश भाषा है एल नीनो। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 12 नंबर का। बोल रहा है दोस्तों कि राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है? तो राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है दोस्तों? तो गंगा नदी पर स्थित है राजेंद्र सेतु।
ओके ना, किस नदी पर है, तो गंगा नदी पर स्थित है। इसके बारे में भी हम लोग अच्छे तरीके से जानेंगे। बोल रहा है क्या कि राजेंद्र सेतु गंगा नदी पर स्थित है, यह बिहार के मोकामा में बना है, यह रेल सह सड़क पुल है, यह उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार से जोड़ता है। ओके ना, वो मोकामा वाला पुल दोस्तों है ना, मोकामा वाला पुल। अगर आप लोग हाथीदा, मोकामा इसी सब से लखीसराय से होंगे तो आप लोग जानते होंगे। अगर आप कौन से ज़िला से हैं दोस्तों, कमेंट करके वो भी बता दें, ताकि हमें पता लग सके कि हमारा वीडियो कौन कौन से ज़िला के लोग देखते हैं। ओके ना, कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों अपना ज़िला का नाम। 13 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिलती है, तो कहाँ मिलती है दोस्तों, जो पूछा है। तो 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 13 का सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों क्या, 13 का आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों। क्या 13 का आंसर आपका, यहाँ पे देखिए 13 का आंसर आपका बी हो जाएगा, देवप्रयाग में मिलती है। कहाँ दोस्तों, अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिलती है, तो देवप्रयाग में मिलती है। कहाँ दोस्तों, देवप्रयाग से मिलती है। अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिलती है, तो देवप्रयाग में मिलती है। मेरा गला सूख रहा है दोस्तों, फिर भी मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ। एक आप लोग हैं जो कि चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं करते हैं, अपना भलाई नहीं करते अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें दोस्तों, ताकि उनका भी तैयारी अच्छे तरीके से हो सके, वो भी इस बार अपना वर्दी का सपना पूरा कर सके। देखिए इसके बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं अच्छे तरीके से। बोल रहा है क्या कि अलकनंदा संतोपत ग्लेशियर से निकलती है, अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में मिलती है, अलकनंदा और धौली गंगा नदी विष्णुप्रयाग में, अलकनंदा और पिंडारी कर्णप्रयाग में मिलती है, गंगा और यमुना प्रयागराज यानी इलाहाबाद में मिलती है। ओके ना, प्रयागराज का मेला लगा था ना दोस्तों, महाकुंभ, जो कि प्रयागराज में लगा था। कौन कौन प्रयागराज गया था, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता दें। ओके ना, 14 नंबर का क्वेश्चन पूछा है कि भारत की जलवायु है, तो भारत की जलवायु कैसी है दोस्तों, तो भारत की जलवायु है जो कि उष्णकटिबंधीय शुष्क है। क्या, उष्णकटिबंधीय शुष्क है भारत की जलवायु। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। बोल रहा है क्या कि 23.1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा भारत के बीच से गुजरती है। कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित भारत का कटिबंध उष्ण कटिबंध और कर्क रेखा के उत्तर में स्थित भारत का कटिबंध उपोष्ण कटिबंध है। अतः भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। ओके ना, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 15 नंबर का। बोल रहा था दोस्तों कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, तो भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है दोस्तों, तो कौन सी है, तो 15 का आंसर आपका ए हो जाएगा, वुलर झील है, जो कि भारत में सबसे मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। आइए इसके बारे में भी हम लोग जानते हैं कि कौन से राज्य में स्थित है वुलर झील। तो देखिए बोल रहा है कि भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है, जो उड़ीसा में स्थित है। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं तो हमारा दूसरा क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व हो जाता है। सवाल आपसे ऐसे भी पूछ सकता था कि भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है और कहाँ है, तो कौन है दोस्तों, तो चिल्का झील है, जो कि उड़ीसा में है। कहाँ है दोस्तों, जो कि उड़ीसा में है चिल्का झील। खारे पानी की सबसे बड़ी झील है तो चिल्का झील है, जो कि उड़ीसा में है। और मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है जो कि वुलर झील है और जम्मू कश्मीर में स्थित है। चलिए आपका 16 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों। 16 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम है, तो नाम क्या है दोस्तों, तो वो नाम है दोस्तों हिमाद्री हो जाएगा। क्या, हिमाद्री। हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम हिमाद्री हो जाएगा। ओके ना, देखिए इसके बारे में भी हम लोग और अच्छे तरीके से जानते हैं। बोल रहा है क्या दोस्तों कि हिमालय पर्वत भारत में नंगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत तक फैला हुआ है। हिमालय मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। इसकी सबसे उत्तरी पर्वतमाला को हिमाद्री कहते हैं और सबसे दक्षिणी पर्वतमाला को शिवालिक कहते हैं। ओके ना,
आपको समझ में आ गया ना दोस्तों? नहीं आया तो हम लोग फिर से रिपीट कर देते हैं। बोल रहा है कि हिमालय पर्वत भारत में नंगा पर्वत से लेकर नमाचा वर्बा पर्वत तक फैला हुआ है। हिमालय मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। इसकी सबसे उत्तरी पर्वतमाला को हिमाद्री कहते हैं और सबसे दक्षिणी पर्वतमाला को शिवालिक कहते हैं। ओके ना? हमें आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। 17 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है दोस्तों? तो 17 का आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों। जादव पायेंग को कहा जाता है। किसे? जादव पायेंग को फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। आइए जानते हैं कि क्यों कहा जाता है दोस्तों। तो बताया गया है कि फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से असम के पर्यावरणविद कार्यकर्ता जादव मोलाई पायेंग को जाना जाता है। इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। ओके ना? हमें आशा कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा दोस्तों। कोई भी डाउट हो उसे कमेंट करके आप लोग पूछते चलें। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि दोस्तों उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो किसके द्वारा हटाया जा सकता है दोस्तों उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को? तो 18 के आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों। महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। क्या? महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। ओके ना? आइए जानते हैं कि क्यों हटाया जा सकता है। तो लिखा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के संबंध में महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में है। संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश की संसद के समावेदन पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा हटाया जा सकता है। ओके ना? राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा हटाया जा सकता है। चलिए ये क्वेश्चन हमें आशा है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। 19 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों क्या कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? तो 19 का आंसर आपका बी हो जाएगा। प्रतिभा पाटिल है जो कि भारत की प्रथम राष्ट्रपति है। अगर आप लोग कमेंट करें दोस्तों, बताएं कि आपको इसके ऊपर एक वीडियो चाहिए कि इसके ऊपर एक वीडियो बना दीजिए सर कि भारत में प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, उपराष्ट्रपति कौन थे, भारत में पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला, यानी जो भी भारत में प्रथम पे हुआ है जो भी कार्य, अगर उसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिए दोस्तों, क्योंकि इसके रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछता है। ओके ना? अगर वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। तो इसके बारे में आइए जानते हैं हम लोग कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल बनी थी। ये भारत की 12वीं राष्ट्रपति थी। भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है जो कि वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति है, यानी अभी भी वो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। ओके ना? ये हैं जो कि दूसरे नंबर पे आते हैं महिला में राष्ट्रपति। ओके ना? चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका एंड लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा 20 नंबर का। बोल रहा है दोस्तों कि लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है। तो क्या निहित होती है दोस्तों? तो आपका बी हो जाएगा जनता में। क्या? लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है जनता में। ओके ना? इसके बारे में बोल रहा है क्या दोस्तों कि लोकतंत्र में अंतिम सत्ता जनता में निहित होती है। लोकतंत्र में, एक मिनट, चलिए कोई ना भैया का फ़ोन था तो बज रहा है, हम लोग बंद कर दिए। चलिए इसके बारे में बोला है दोस्तों कि लोकतंत्र में अंतिम सत्ता जनता में निहित होती है। लोकतंत्र में प्रतिनिधि जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं और सरकार का निर्माण करते हैं। लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ जनता का शासन है। ओके ना? तो आपका वीडियो यहीं समाप्त होता है दोस्तों। हमें आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको इसके ऊपर नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बता दें। हम लोग ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बना रहे हैं इसलिए कि आप लोग बोर हो गए होंगे, आप लोग को देखने में अच्छा नहीं लग रहा होगा। हमें पता है कि अच्छी चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगती है देखने में, तो इसलिए हम लोग वीडियो को क्विट करते हैं। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं दें। ये सारे क्वेश्चन थे जो कि हमारे खान सर के द्वारा लिखे गए हैं, जिसे हम लोग कहते हैं बिहार केसरी। खान सर को
मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर इसके ऊपर अगला वीडियो चाहिए दोस्तों, 21 नंबर से क्वेश्चन का वीडियो चाहिए, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर नेक्स्ट पार्ट लिख दें। और चैनल पे नए थे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और अपना सपना ज़रूर पूरा करिए दोस्तों, और अच्छे तरीके से मेहनत करिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।